दोस्तों आज हम अपने चैनल पे एक ऐसे खौफनाक इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जिसे जापान के वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग केसेस में गिना जाता है। हम बात करने वाले हैं तेकोकू बैंक पॉइजनिंग इंसिडेंट की, जो कि 26 ऑफ जनवरी 1948 में घटित हुई थी और इस इंसिडेंट ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था। अब ये केस क्या है और इससे जुड़ी कौन कौन सी कड़ियां हैं, ये सब तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन साथ में मैं आपको थोड़े बहुत रेफरेंसेस भी दूंगा जिससे आप इस केस के बारे में डिटेल से जान सके या पढ़ सके। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो ये बात जनवरी 26, 1948 की है, जब जापान की तेकोकू बैंक अपने रेगुलर टाइमिंग्स के हिसाब से ऑपरेट कर रही थी। दोपहर में बैंक के क्लोजिंग टाइम के बाद सारे एम्प्लॉयज घर जाने को रेडी हो रहे थे और तभी एक आदमी बैंक में प्रवेश करता है जो अपना नाम डॉक्टर जीरो यामागुची बताता है। यामागुची का कहना था कि वो पब्लिक हेल्थ ऑफिसर है और उसे यहाँ सारे बैंक कर्मचारियों को डिसेंट्री का प्रतिरोधक डोज देने भेजा गया है, यानी काइंड ऑफ वैक्सीन जैसा। अब क्योंकि इनके बैंक के पास ही एक वेल से लोगों को डिसेंट्री फैल रहा था और अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है तो लोगों की जान को खतरा था, इसीलिए ये डोज मैंडेटरी है। ऐसे में बैंक मैनेजर तेकिजीरो योशिदा सभी एम्प्लॉइज को डोसेज लेने के लिए कहते हैं और सभी एक एक करके आगे आते हैं। डॉक्टर यामागुची के पास एक छोटा सा मेटल बॉक्स था जिसमें से उन्होंने 2 छोटी शीशियां निकाली। बैंक में तब 16 एम्प्लॉइज थे और यामागुची सभी को ये ड्रॉप्स उनके चाय में मिला के देते हैं। अब डॉक्टर यामागुची कहते हैं कि ये डोज काफी स्ट्रॉन्ग है जिससे एम्प्लॉइज के दांत भी खराब हो सकते हैं, तो वो सारे लोग चाय को एकदम से गटक जाएं जिससे डोज कम से कम इनके दांत को टच करे। यामागुची ये तक कहते हैं कि इस डोज के 1 मिनट बाद ही उनको सेकेंड डोसेज भी दिया जाएगा। अब सारे लोग वैसा ही करते हैं और सभी चाय को एकदम से पीते हैं, लेकिन वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि ये ड्रॉप्स काफी कड़वी थी। इनफैक्ट सभी लोगों को अजीब फील होने लग गया था। देन कुछ ही पलों बाद सारे लोग अब फ्लोर पे गिर जाते हैं और 16 में से 10 लोग तो वहीं बैंक के अंदर समाप्त हो जाते हैं। बाकी के 6 लोगों में से 2 और लोग हॉस्पिटल में जाके समाप्त होते हैं और सिर्फ 4 ही लोग इस हादसे में बच पाते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि वो डोज कोई डिसेंट्री का प्रिकॉशनरी डोज नहीं था बल्कि एक पॉइजन था, यानी जहर था, और यामागुची जानबूझकर ऐसा किया था। इनफैक्ट इन लोगों के साथ ऐसा करने के बाद वो 1,60,000 येन लेकर भी बैंक से भागा। पर सोचने वाली बात यह है कि यामागुची बैंक का पूरा पैसा लेकर नहीं भाग पाया और वो 3,50,000 येन छोड़ दिया। अब आपको ध्यान होगा कि 4 लोग बच गए थे, लेकिन वो पॉइजन से इफेक्टेड जरूर थे। तो जब वो थोड़ा बहुत ठीक हो जाते हैं तो वो बताते हैं कि डॉक्टर यामागुची एक 40 से 50 साल का आदमी होगा जिसके क्रॉप्ड हेयर्स थे और वो पेल कॉम्प्लेक्शन के थे, जिनके फेस के राइट साइड में डिस्कलरेशन के सेवरल मार्क्स थे। अब इन्वेस्टिगेटर्स को पता चलता है कि ऐसा ही सेम डिसेंट्री का डोज देने एक आदमी अक्टूबर 1947 में यासुदा बैंक गया था एंड देन हाल ही में वो 19 जनवरी को मित्सुबिशी बैंक भी गया था और इन दोनों जगह भी वो अपना नाम डॉक्टर जीरो यामागुची ही बताया था। इन्वेस्टिगेटर्स को ये समझ आ गया था कि अपराधी कोई ऐसा आदमी है जो मेडिकल टर्म्स को जानता था, यानी एक ऐसा आदमी जिसे मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज थी। तभी तो वो जानता था कि कौन सा डोज या फिर जहर कब देना है। बेसिकली ये एक ऐसा आदमी है जिसे एपिडेमिक प्रिवेंशन के बारे में पता है। तो आखिर ये आदमी था कौन? हो सकता है ये कोई एक्स सर्विसमैन है जो पुलिस या आर्मी के साथ काम करता है और अब अपनी नॉलेज का गलत फायदा उठाकर बैंक्स में लूटपाट मचा रहा है। अब पुलिस डॉक्टर शिगेरू मात्सुई से पूछताछ करते हैं जिनका बिजनेस कार्ड यासुदा बैंक में इस्तेमाल हुआ था। मात्सुई पुलिस वालों को बताते हैं कि लास्ट ईयर अक्टूबर में उन्होंने एक आदमी से अपना कार्ड एक्सचेंज करा था जिसका नाम था सादामिची हिरासावा। पुलिस 57 ईयर्स ओल्ड टेम्पेरा आर्टिस्ट सादामिची हिरासावा से मिलता है जो ओटारू में रहता था। डिटेक्टिव इजी जब सादामाची से पूछते हैं कि क्या उन्होंने डॉक्टर मात्सुई से कार्ड एक्सचेंज करा था तो सादामाची इस बात को तुरंत मान लेता है कि हाँ, वो उनसे अक्टूबर में मिला था और कार्ड्स भी एक्सचेंज करा था, लेकिन वो कार्ड अब सादामाची के पास नहीं है, एज एक दिन उनका पर्स चोरी हो गया था और पर्स के साथ साथ वो कार्ड भी खो गया। डिटेक्टिव इजी को अब सादामाची पे शक होने लगा था क्योंकि वो तेकोकू इंसिडेंट के बारे में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा था और 26 जनवरी 1948 के दिन सादामाची के पास कोई कन्विंसिंग एलाबाई नहीं था। एलाबाई बोले तो कुछ ऐसे प्रूफ जो कि बता सके कि उस टाइम पे सादामाची कहाँ
पे था। मोर ओवर जब डिटेक्टिव ने कहा कि मैं आपकी एक पिक्चर लेना चाहता हूं ताकि तेकुकू के विक्टिम्स को दिखा सकूं, तो सादामाची राजी तो हो गए, लेकिन जैसे ही फोटो खींचने की बारी आई वो अपने फेस को कुछ इस तरह से घुमा लेते या चेंज करने की कोशिश करते हैं जिससे वो पहचान में ना आ सके। डिटेक्टिव इजी ने इन्हीं शक के आधार पर सादामाची को 21 अगस्त को अरेस्ट कर लिया और अधिक पूछताछ करने पे सादामाची इस बात का भी जवाब नहीं दे पाए कि उनके पास अचानक से इतना सारा पैसा कहां से आया था। कुल मिलाकर 62 टाइम्स इंटरोगेशन करने के बाद फाइनली सितंबर 27, 1948 को सादामाची हिरासावा ने मान लिया कि उन्होंने ही तेकुकू बैंक में लोगों को समाप्त किया था। जी हाँ, ये कन्फेशन उन्होंने पुलिस कस्टडी में करा था। लेकिन स्टिल कई लोगों को सादामाची के इस कन्फेशन पे डाउट था और कईयों का मानना था कि सादामाची को कोर्साकॉफ साइकोसिस या एमनेस्टिक कॉन्फाब्युलेटरी सिंड्रोम था, जिसकी वजह से वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाते थे। शायद यही वजह हो सकती है कि उन्हें पुरानी चीजें याद नहीं रहती थी और इसी वजह से उन्हें याद नहीं था कि एग्जैक्टली 26 जनवरी के दिन उन्होंने क्या करा था। तो सोच के देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पुलिस के दबाव में आकर ये कन्फेस कर लिए कि उन्होंने ही वो क्राइम्स करा था। और इस सिंड्रोम के चलते एक आदमी सत्य घटनाओं को फिक्शनल कहानी के साथ मिक्स कर देता है, जिसके चलते वो कभी भी अपनी बताई हुई कहानी को याद नहीं रख पाता। मतलब वो बार बार अपने जवाब बदलता रहता है। तो इससे ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने रॉबरी करी होगी, लेकिन ये बात भी उन्हें ठीक ढंग से याद नहीं होगी। अब ट्विस्ट तब आता है जब सादामिची हिरासावा के सन इन लॉ ने बताया कि रॉबरी के दिन वो उनके साथ बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे। इनफैक्ट 40 आई विटनेस जो कि तेकोकू बैंक, यासुदा बैंक और मित्सुबिशी बैंक से थे, उनमें से बस 2 ही लोगों ने सादामिची के खिलाफ गवाही दी थी। बाकी लोग बिल्कुल न्यूट्रल थे। सो यस, इस पॉइंट पे जो इकलौता स्ट्रॉन्ग एविडेंस था वो था विजिटिंग कार्ड्स ऑफ डॉक्टर शिगेरू, जिसके पीछे सादामिची हिरासावा की हैंडराइटिंग मिली थी। लेकिन हैंडराइटिंग मिलना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सादामाची ने बताया था कि उनके पास डॉक्टर का कार्ड था जो लेटर चोरी हो गया था। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने कार्ड के पीछे तब कुछ लिखा हो जब उनके पास कार्ड मौजूद थी। कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के दौरान सादामाची ने भी स्टेटमेंट दिया कि पुलिस वालों ने उसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करी, जिससे उन्हें यह जुर्म मानना पड़ा, जो कि उन्होंने किया भी नहीं है। खैर जो भी हो, जापान के मोस्ट ऑफ द कोर्ट्स में उन्हें दोषी करार दिया गया और उन्हें सजाए मौत भी सुनाई गई। लेकिन सादामिची के कन्फेशन पे अब डाउट्स इतने बढ़ रहे थे कि किसी भी जज ने उसके मृत्यु दंड को पूरी तरह से पुख्ता नहीं किया। कोर्ट ने उसे आदेश तो दिया था, लेकिन इस केस को साइन ऑफ या क्लोज करने के लिए जज को एक सिग्नेचर देना होता है, जिसके बाद ही दोषी को एग्जीक्यूट किया जाता है। और यही फाइनल सिग्नेचर कोई भी जज नहीं देना चाहता था। सारे जजेस के मन में डर था कि क्या पता सादामिची वाकई में दोषी ना हो। तो ऐसे में सादामिची का केस पेंडिंग होता रहा और सादामिची जेल की सजा काटने लगा। उन्होंने इस दौरान कई सारे टेम्प्यूरा पेंटिंग्स बनाई और फाइनली 95 साल की उम्र में वो जेल से हॉस्पिटल में एडमिट करा गए, जहां उन्होंने निमोनिया से पीड़ित होकर अपनी जान गंवा दी। जी हाँ, वो मृत्यु दंड से समाप्त नहीं हुए, बल्कि जेल में 39 इयर्स काटने के बाद बीमारी से खत्म हुए। खैर, तो ये थी सादामिची हिरासावा केस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। लेकिन अब हम बात करते हैं तेकुकू केस से जुड़ी एक ऐसे कड़ी की जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम बात करेंगे जापानीज इंपीरियल आर्मी के मोस्ट इनफेमस यूनिट 731 के बारे में, जो हिस्ट्री में एज नोटोरियस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट यूनिट के नाम से जानी जाती है। देखो, जब सादामिची हिरासावा का केस चर्चे में आने लग गया था तो लोगों का कहना था कि सादामिची हो न हो यूनिट 731 से जुड़ा हुआ है, जहां लोगों पर भयंकर एक्सपेरिमेंट्स करे जाते थे। सादामिची ने डिसेंट्री डोज के नाम पे लोगों को जो जहर पिलाया था, दैट वाज सेड टू बी हाइड्रोजन साइनाइड, जिसका कोई ट्रेस विक्टिम्स की बॉडी में नहीं मिला। लेकिन लोग अज्यूम करने लगे कि केयो यूनिवर्सिटी इन्वेस्टिगेशन ने यह सजेस्ट करा कि पॉइजन का जो इफेक्ट है वो रैपिड नहीं था, लाइक टंग पे लगते ही समाप्त हो जाना, ऐसा कुछ नहीं था जैसा साइनाइड में यूजुअली होता है। रादर इट वाज स्लो, जिससे हो सकता है कि ये पॉइजन एसीटोन साइनोहाइड्रिन है, जिसे जापानीज मिलिट्री ने डिजाइन किया था। और जापानीज मिलिट्री कहां एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च करती है? वेल, इट्स नन अदर देन यूनिट 731। अब ध्यान रहे दोस्तों कि ये कहीं भी प्रूव नहीं हुआ है कि सादामाची यूनिट 731 से थे। रादर लोगों की एक अजम्पशन थी जिसका दावा नहीं किया जा सकता। स्टिल, क्योंकि इससे रिलेटेड रिसर्च वगैरह हुए हैं, तो मैं यूनिट 731 का जिक्र भी यहाँ जरूर करूंगा। सो यूनिट 731, which was also called कामो डिटैचमेंट, ये इंपीरियल जापानीज आर्मी की एक हिडन रिसर्च यूनिट थी, जहां बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स तैयार किए जाते थे। ये चाइना के हार्बिन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। अब आपको पता होगा कि बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स बहुत घातक हैं और ये दुश्मन देश के साथ पूरी मानव जाति का विनाश कर सकती है। यही वजह है कि एट प्रेजेंट कोई भी देश इसको खुलेआम तैयार नहीं करता या प्रमोट भी नहीं करना चाहता। इसलिए यूनिट 731 इस तरह के रिसर्च को लेकर एकदम कोवर्ट ऑपरेशंस में तभी से
लगी हुई थी। अब जहां बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार होते हैं वहां टेस्ट के लिए सब्जेक्ट मटेरियल भी लाए जाते हैं और कहा जाता है कि जापान में सारे इनह्यूमन टेस्ट वगैरह POW यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर पे चलता था। अब कोई देश खुलेआम तो इसको बताएगी नहीं कि हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, लेकिन हिडन सोर्सेज की माने तो 1931 से 1949 तक जापान में ये एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं जिसमें कई हजारों लोगों की जान गई है। ये घातक बायोलॉजिकल वेपन्स यानी वायरस या केमिकल्स को लोगों में इंजेक्ट करा जाता था टू नो देयर इफेक्ट्स, और जो लोग बाय चांस बच जाते थे उन्हें कुछ ऐसा डोज दिया जाता था जिससे वो समाप्त हो जाते थे, ताकि कोई भी बाहर जाकर दुनिया को ये सारी चीजें शेयर ना कर सके। स्टडीज की माने तो इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान 4 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान गई है और आज तक हिस्ट्री में एक भी सर्वाइवर नहीं मिला है। इस यूनिट को सर्जन जनरल शीरो इशी लीड किया करते थे, जो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और आर्मी के मेडिकल ऑफिसर थे। अब जब चाइना जापान वॉर चल रहा था फ्रॉम 1937 टू 1945, तब जनरल इशी ने ब्यूबोनिक प्लेग नाम की एक बीमारी फैलाई थी जिससे चाइना के शहर में कई लोग समाप्त हुए थे। तो इससे ही आप समझ सकते होंगे कि यूनिट 731 के अंदर किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते होंगे। यूनिट 731 आदमी, औरत, इनफैक्ट बच्चों पे भी टेस्ट वगैरह चलाती थी, जिनको ये लोग मोरोटस कहते थे। मोरोटस का अर्थ होता है वुडन लॉग, यानी इंसानों को यहाँ ऐसे ट्रीट किया जाता था मानो वो काठ के टुकड़े हैं और आप उनके साथ कैसे भी चीर फाड़ कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक बार योशिमारू हिसातो नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने एक मरूटा पे टेस्ट करने की सोची और उन्होंने विक्टिम के पैर को आइस्ड वाटर में डुबो के रख दिया। वो टाइम देखने लगे कितने देर में विक्टिम की बॉडी पर आइस की परत चढ़ती है और कितने टाइम में उसे फ्रॉस्ट बाइट होता है। देन जब विक्टिम्स के पैर ठोस हो जाते लाइक वुडन लॉग, तो उस पे केन या छड़ी से प्रहार किया जाता और फिर उन्हीं पैरों को कभी गर्म पानी में डाल दिया जाता, कभी आग में, और ऐसे ही उस विक्टिम को रात भर समाप्त होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे फ्रॉस्ट बाइट की आफ्टर इफेक्ट्स का पता चले। अब इसी भयंकर एक्सपेरिमेंट से फ्रॉस्ट बाइट का ट्रीटमेंट निकाला गया कि अगर किसी को फ्रॉस्ट बाइट हो गई तो उसका बेस्ट इलाज है उसे अपने शरीर के उस हिस्से को जहां फ्रॉस्ट बाइट हुई है वहां 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर वाले पानी में डुबो के रखना चाहिए, लेकिन ये टेम्परेचर 122 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये एक्सपेरिमेंट्स किस तरह के सब्जेक्ट्स पे किया जा रहा था ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा जब कभी भी यूनिट 731 में ऑपरेशंस वगैरह होते थे तो वहां विक्टिम्स को बिना किसी एनेस्थीसिया या बेहोशी का इंजेक्शन लगाए उन पे ऑपरेशन किया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट को जानना था कि ऑपरेट करते हुए बॉडी पार्ट्स कैसे काम करते हैं, और ये सब चाइनीज प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ ज्यादा किया जाता था। अब आर्मी सिफिलिस नाम के एक STD के बारे में भी इंटरेस्टेड थे, तो वो ऐसा ऑर्डर करते हैं कि जिन भी मेल विक्टिम्स को सिफिलिस है वो फीमेल विक्टिम्स के साथ शारीरिक संबंध बनाए जिससे दोनों के शरीर में इस डिजीज को मॉनिटर किया जा सके। मतलब यहाँ फीमेल विक्टिम्स के साथ भी गलत किया जाता था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो हिडन सोर्सेज से ली गई है और इसकी ट्रस्टेबिलिटी कोई भी पक्के तौर पे प्रूव नहीं की जा सकती। मतलब हो सकता है ये सारी बातें ही गलत हो, या हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे भी कुछ भयानक सच हो, लेकिन जब भी कोई रूमर फैलती है तो उसमें कुछ सच्चाई तो जरूर होती है। तो आई फील हो सकता है ये सारी बातें 100% सच ना हो, बट थोड़ी सच्चाई इनमें जरूर होगी। अगेन इट्स माय ओपिनियन। एंड जब भी आप यूनिट 731 के बारे में सर्च करेंगे तो आपको उसकी लोकेशन विद पिक्चर्स इंटरनेट पे सर्कुलेट होती मिल जाएंगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये सारी एक्सपेरिमेंट्स बंद कैसे हुई? वेल वो तब हुआ जब 1945 में जापान को एहसास हो गया कि उनकी कंट्री अब हारने वाली है इन द वर्ल्ड वॉर 2। तो ऐसे में उन्होंने अपने साइड से इन सारे सबूतों को मिटाना शुरू कर दिया। बचे हुए मरूटास को शायद समाप्त कर दिया गया और 1988 तक जापानीज गवर्नमेंट ने ये एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहा कि उनके देश में इतनी सारी वॉर एट्रोसिटीज करी गई थी। इसलिए इस मैटर को चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया और उन्होंने 1982 से यूनिट 731 के बारे में लोगों को अवेयर करा और हार्बिन में यूनिट 731 में एक म्यूजियम खोली एज अ मेमोरियल। लेकिन क्योंकि जापानीज आर्मी अब यूएस के अधीन थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, तो यूएस ने सारे इविल एक्सपेरिमेंट्स को छुपाने की कोशिश करी और जिन भी साइंटिस्ट्स या डॉक्टर्स ने ऐसे एक्सपेरिमेंट करे थे उन्हें इम्यूनिटी मिल गई थी। मतलब जो भी उन्होंने सिंस किए थे उसका उन्हें कुछ भुगतान नहीं करना होगा। बेसिकली वो अपनी लाइफ आराम से जीने लगे और उन्हें कभी कोई ट्रायल का सामना नहीं करना पड़ा। सो वी कैन से कि काइंड ऑफ यूएस के इंटरवेंशन से यूनिट 731 के विक्टिम्स को कभी भी इंसाफ नहीं मिला। अब अगेन ये सारी चीज पॉलिटिक्स हो सकती है जिसमें चाइना इन्वॉल्व्ड है, यूएस इन्वॉल्व्ड है और जापान को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि यूनिट 731 कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी और ये सारी मनगढ़ंत कहानी है। या फिर अगेन ऐसा भी हो सकता है कि यूनिट 731 वाकई में थी और वहां कुछ ऐसे राज थे जो कि आज तक नहीं खुले हैं। अब यहाँ मैं आपको यूनिट 731 के बारे में इतना सब कुछ इसलिए बताया हूँ क्योंकि जो इनिशियल केस था हमारा तेकुकू बैंक पॉइजनिंग का, वहां जिस पे इल्जाम लगाया गया था उसे यूनिट 731 का ही एक मेंबर बताया जा रहा था। अब ये सुनने में कॉन्स्पिरेसी थियरी लगती है, मुझे तो पर्सनली कॉन्स्पिरेसी थियरी ही लगती है, बट स्टिल इसमें सच्चाई भी हो सकती है। तो यहाँ मैं आप पे छोड़ता हूँ कि
आप क्या मानते हो? अगेन इन चीजों की ठोस सबूत कहीं पे अवेलेबल नहीं है। खैर ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट तेकोकू बैंक इंसिडेंट एंड वेरी इनफेमस यूनिट 731। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि तेकोकू बैंक रॉबरी में सादामिची हिरासाबा ही रॉबरी करे थे, ये सही तौर पे प्रमाणित नहीं हुई और अगर वो निर्दोष हैं तो उनको दोषी करार कर सजा देना ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ा फेल साबित होगा। ऐसे केस में वो नेचुरली ही समाप्त हुए, ये सही फैसला हो सकता था। हमारे जस्टिस सिस्टम में कहा गया है कि भले अपराधी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को कभी सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर यूनिट 731 वाकई में एग्जिस्ट करती थी तो वहां कितने निर्दोष लोगों की जान गई इसका कोई अंदाजा नहीं है और ना ही उन लोगों को कभी जस्टिस मिला। और ऐसे केस में ये दोनों ही केसेस लिंक्ड होते हुए बिल्कुल भी ऑपोजिट आइडियल्स को एस्टैब्लिश करती हैं। now यहाँ मैं बता दूं कि अगर आप इन केसेस में और भी ज्यादा इंटरेस्ट है, यानी आप तेकोकू बैंक इंसिडेंट या फिर यूनिट 731 के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑक्यूपाइड सिटी नाम की बुक को रेफर कर सकते हैं, रिटन बाय डेविड पीस। इनफैक्ट इन टॉपिक्स पे आपको कई तथ्य ऑनलाइन मिल भी जाएंगी, तो अगर आप चाहे तो एक्स्ट्रा रिसर्च कर सकते हैं। पर इस वीडियो के अंदर मैंने मोटा मोटा सब कुछ कवर कर ही दिया है, तो इसी पॉइंट पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।